जी फातिमा साहब आप कुछ पूछना चाह रही थी। जी शाह जी, मैं बेग साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि रफ़ी साहब के तो बेशुमार गीत हैं, लेकिन कोई ऐसा गीत जिससे कोई याद जुड़ी हो, इंस्पिरेशन हो, कोई वाकया है ऐसे जो आप हमारे साथ शेयर करें? अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, अब मुझे नीचे कौन उतारेगा मैं नीचे कैसे उतरूंगी। डॉक्टर साहब अपना सॉरी वो डॉक्टर साहब के जनाब लगन डॉक्टर रहे ने म्यूजिक के डॉक्टर हैं भाई, वो मास्टर्स किया उन्होंने म्यूजिक में। अच्छा जी और पीएचडी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ हाँ अच्छा वो बाकायदा डॉक्टर कहलाएंगे इसके बाद। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? मतलब मरीज आया तो उन्होंने कहा कि नाश्ते तो पहले तो दरबारी सुनना है। इस मरीज ने कहा कि मेरे लक च दर्द हो रही, तुसी कहा लक ना सरंगी बन के सोया कर। सरंगी देखी आपने? हाँ जी एडी होंदी है। उसके साथ सो सकता है कोई? सर उन्हें बन्नी है ना, पुट्ठा ही सोएगा ना। डॉक्टर सवेरे आके कहे कि की होया ते कहना 20 साल लगदे ने सिखण नूं जेहड़ी तू पिछे बन्नी है। एक फिल्म आई थी कोहिनूर, उसमें एक गाना था मधुबन में राधिका नाच। तो जब वो नौशाद साहब ने बनाया तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि यार इसको प्रोड्यूसर साहब जो थे उन्होंने कहा कि ये गाना बीच में से निकाल दीजिए, इसकी किसी को समझ नहीं आएगी। तो मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब ने कहा कि नहीं आप इसको बनने दीजिए और ये बहुत अच्छा है और ये फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक है, ये इसको करने दीजिए आप। तो बहरहाल उन्होंने काफ़ी इसरार किया कि इसको निकाल दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये रहेगा। तो रफ़ी साहब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने फिर जो प्रोड्यूसर साहब थे उनको कहा अगर ये ना चला तो मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, ठीक है, अगर चल गया तो ठीक है। और वो गाना पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ही वही गाना हुआ। तो फिर प्रोड्यूसर साहब ने उनको कहा कि अब तो गाना चल गया है और सबसे ज़्यादा गाना यही चला है, अब बताइए कितने पैसे। तो रफ़ी साहब ने कहा कि लोगों को पसंद आ गया है, यही मेरे पैसे थे, इसके पैसे नहीं मैं लूँगा। वाह क्या बात। अच्छा इस तरह के बेशुमार मैंने देखा है कि वाक़यात रफ़ी साहब से मंसूब हैं जी, इस तरह पैसों के हवाले से। जी 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 बहुत जी ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल फिक्र ही शायद नहीं करते। एक फिल्म आई थी ठोकर, हाँ अपनी आंखों में बसाकर जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। असी भी रफ़ी साहब दे चाहने वाले जी अच्छा उसमें वो इस गाने में जब वो गाने वाले उसी चाहने वाले शुक्रिया। तो वो जब उन फिल्म बनाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये गाने हमने कुछ बनाए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये गाने जो आप कह रहे हैं कि मैं रफ़ी साहब से गवाऊंगा, तो वो तो इस वक्त 30-35 हज़ार रुपये गाने का लेते हैं, ठीक है, और मैं तो पूरी 3 लाख में पूरी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कितने पैसे दे सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपये तक दे सकता हूँ। उन्होंने कहा आप दीजिए। उन्होंने 10,000 रुपये उनको दिए और वो रफ़ी साहब को ढूंढना शुरू हो गए, क्योंकि रफ़ी साहब जो उनके ब्रदर इन लॉ थे ज़हीर साहब, वो मिलने ही नहीं देते थे। अच्छा उनको पता था कि रफ़ी साहब कितने सखी हैं, कितने दयालु हैं, तो ये तो फ्री भी काम कर देते हैं, वो करने नहीं देते थे। अब वो एक जगह पे उनको मिल गए वो। अब म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? श्याम जी, घनश्याम जी। अच्छा तो उन्होंने रोक लिया कि बल्कि उनके घुटनों में बैठ गए कि रफ़ी साहब ये हमने गाने आपके लिए बनाए हैं, हमें पहली फिल्म मिली है, तो अगर आप ये गाना गा देंगे तो हमारे बच्चों की रोज़ी चल जाएगी। उन्होंने उठाया, तो उठा के उन्होंने कहा कि कब रिकॉर्डिंग करनी है। उन्होंने कहा कि जी आप बताइए डेट। उन्होंने कहा परसों कर लीजिए। गाना रिकॉर्ड हो गया। गाना रिकॉर्ड होने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम जी, घनश्याम जी ने रफ़ी साहब को अपना, उन्होंने बल्कि रफ़ी साहब ने पूछा उनसे कि गाना ये बताइए कि ठीक है, आपने सुन लिया है, कोई चीज़ कोई जगह रहती तो नहीं है? उनका जी नहीं रहती। कहते ठीक है। तो फिर म्यूज़िक डायरेक्टर साहब ने पैसे निकाले और 10,000 रुपये निकाल के उनको दिया। ठीक है, जो तय हुआ था। ठीक है, रफ़ी साहब को दे दिया, रफ़ी साहब को देने के लिए। और वो रफ़ी साहब ने अपनी पॉकेट में डाला और उनसे बातें करते रहे, बच्चों के बारे में, वाइफ के बारे में, कि कितने बच्चे हैं वो। तो उन्होंने बताया। फिर रफ़ी साहब ने वही 10,000 रुपया निकाल के उनकी पॉकेट में डाल दिया कि जाते हुए घर मिठाई ले जाना मेरे लिए और मेरी बेटी को जाके ये देना। वाह, तो ऐसे वाह, वाह।
ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, 50,000 ਰੁਪਏ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਖੋ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਗਿਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ओहो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਫੜਾਤਾ। फिर उसने आपको 10,000 दिया? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ। अच्छा ये फरमाइए, ये कहा जाता है कि इतना बड़ा फनकार आखिरी दिनों में उस इंडस्ट्री ने, जिस इंडस्ट्री को उसने बहुत कुछ दिया, अरबा रुपए का बिजनेस दिया, यकीन इंडस्ट्री ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया, मगर आखिरी दिनों में बड़े वाज़ेह तौर पे उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की गई। ये वहाँ के लोग भी लिखते भी हैं, शोज़ में भी बात होती है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए उस वक्त थोड़ा सा दौर जो था वो आया था किशोर कुमार साहब का, उसमें R.D. बर्मन साहब भी और दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर भी वो किशोर साहब को लेना ज़्यादा शुरू हो गए थे, क्योंकि उस वक्त राजेश खन्ना साहब आए और उनके ऊपर जो भी फिल्में बनी। लेकिन इसी दौरान ये नहीं था कि रफ़ी साहब के पास काम नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइव शोज़ रफ़ी साहब ने ही किए हैं। वो तो देखिए पब्लिक की मोहब्बत है ना। हाँ जी, पब्लिक लाइव शोज पब्लिक की मोहब्बत पूरी है, दुनिया पब्लिक में चाह रही है। तो वो ये नहीं था कि उसमें, लेकिन उनके पास गानों की कमी आई। वो तो आप ये देखिए ना कि रफ़ी साहब की मोहब्बत का ये आलम है कि आपका शो भी आज जैम पैक होता है, जी ठीक है ना, और उसकी एक वजह रफ़ी साहब से मोहब्बत है, जी ठीक है ना। वो तो पब्लिक की मोहब्बत हो गई ना उनसे। जी। सवाल ये है कि उस इंडस्ट्री ने क्या किया इंडस्ट्री में, लेकिन ये नहीं था कि उनके पास काम नहीं था। ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि 70 में 69 70 में जब किशोर साहब आए तो उनके गाने उनको अपना मिलते रहे, लेकिन रफ़ी साहब के 71 में भी हैं, 2 में भी, 3 में, 4 में, 5 में। R.D. बर्मन को 70 से लेके तो 76 तक कहीं अवार्ड नहीं मिला, और उनको फिर हम किसी से कम नहीं फिल्म में क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, उसमें अवार्ड उनको मिला फिर अपना, और वो भी R.D. बर्मन को। और फिर R.D. बर्मन ने उनसे बहुत सारी कवालियां भी गवाई और भी बहुत सारे गाने। फिर तो उनसे आपका थीसिस, क्योंकि बिला वजह तो किसी को भी मतून नहीं करना चाहिए ना, तो आपका थीसिस ये कहता है कि रफ़ी साहब के साथ को बाकायदा तौर पे कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई उस इंडस्ट्री में, अलबत्ता हवा ऐसी चली थी, हवा ऐसी कि चली जिसमें थी। किशोर साहब के पास काम जी, कर रहा था। ये आपका इसी तरह थीसिस था। कहता है। हाँ जी। चले जी, अच्छी बात है। खालिद भाई, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, कोई ख़ास बात जो आप के जहन में हो, आपकी रिसर्च कहती हो, तारीख़ी हवालों से आपके पास हो, और आप समझते हो कि इससे पहले लोगों तक, रफ़ी साहब के चाहने वालों तक, लाहौरियों तक, और जो लोग रफ़ी साहब से मोहब्बत कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंची, वो ज़रूर पहुंचनी चाहिए, वो आप शेयर कर सकते हैं। वो ये था कि रफ़ी साहब जब, क्योंकि बचपन में आवाज़ कुछ और होती है, जब इंसान यंग होता है 17 18 19 20 साल की उम्र में आवाज़ कुछ और होती है, तो उस वक्त उनकी आवाज़ जो थी वो बारीक आवाज़ थी। फिर जैसे जैसे वो रियाज करते गए तो आवाज़ में उनकी ठहराव भी आता गया, और उसके बाद उनकी आवाज़ में एक बेस इतना ज़्यादा आ गया था, यानी कि आप देखेंगे 60s के गानों में भी बहुत बेस था, जबकि उनकी जो 50s के गाने थे उनमें नहीं था। जब 60s के गानों में उन्होंने रियाज बहुत किया, मिच्योर उसकी आवाज़, और फिर 70s में एंड तक तो उनकी आवाज़ में इतनी पुख्तगी आ चुकी थी कि उसमें एक अलहदा ही किस्म की एक कशिश थी उनकी आवाज़ में। और फिर कमाल ये था कि तीनों जो सप्तके थी उनमें एक जैसी आवाज़ रहती थी, एक जैसी आवाज़, ये तो बहुत ही कम। और बेस से लेके बेस से तो पिच तक एक ही आवाज़ थी, तो वो उनकी रही और एंड तक रही। तो आप देखिए कि जब उन्होंने वो दुनिया के रखवाले जब गाना गाया पहले 52 में नौशाद साहब ने जब गवाया, तो वो जब उन्होंने 70 में उनका ये प्रोग्राम दूरदर्शन से उनका रिकॉर्ड हुआ, तो उन्होंने वो एक सुर और ऊपर चले गए थे,